गुड इवनिंग बच्चों। इस बुक का हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अभी दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है ध्वनि। देखिए वही वही चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके सब सिलेबस में है। ठीक है, इसके ऊपर वाला है, क्या ही लिखा है, तरंग एवं ध्वनि, वेव स्पीड एंड साउंड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 12th का सिलेबस है। वेव लाइट, ठीक है, ये सारा कुछ एक्सरे वगैरह, गामा किरणें, एक्स किरणें, इसलिए इसको स्किप करके ये वाला पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा ज़्यादा आगे का पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं कि हमें सब पता चल जाएगा, धीरे धीरे सब पता चलेगा। अभी आप 10th में जाइए, 12th में जाइए, तब ये पढ़ना। अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है ये, क्योंकि इतने से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। एक लास्ट में आपको हम क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, उस पर देखिएगा, सब इन्हीं में से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि, पराध्वनिक जट, ध्वनि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो आपको इसके क्वेश्चन आने चाहिए। पराध्वनिक जट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? देखिए सुपरसोनिक जेट क्या होते हैं, जो बहुत तेज से आवाज़ निकालते हैं। और वायुयान होते हैं ना, उसी तरीके होते हैं, सुपरसोनिक जेट होते हैं। ये किस परत को नुकसान पहुंचाते हैं? ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। सीधी सी बात है, याद रखिएगा। लिखा है किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने में। आपने पढ़ा था ना डेसिबल, शोर का डेसिबल कितने डेसिबल में था? हाँ, सामान्य बातचीत का था, सारा पढ़ा हुआ है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? अच्छा देखिए, प्रतिध्वनि क्या होती है? जब आप देखा होगा पहाड़ों में कहीं बोलो, कुछ ऐसे चिल्ला के बोलो तो वापस से आवाज़ सुनाई पड़ती है। सेम आप अपना नाम बोलते हो तो आपका नाम वापस दोबारा सुनाई पड़ेगा। वही उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि या इको। ठीक है, लिखा है ध्वनि के स्रोत मतलब जो आप हैं, आप बोल रहे हैं, और परावर्तित सतह। इको कैसे होता है? जब आप चिल्लाते हैं तो वो पहाड़ों से टकरा के परावर्तित होकर आप तक आती है आवाज़। तो अगर आप ऐसी जगह पे खड़े हैं, ठीक है, जहाँ पे परावर्तन की कोई सतह है, जहाँ से वो टकरा सकती है, तो आपकी और उस सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तभी आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी? कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। कहीं कहीं 17 मीटर भी लिखा रहता है, इसे आप याद रखिएगा। कितनी दूरी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। न्यूनतम इतनी दूरी तो होनी चाहिए। अगर इससे भी कम दूरी है तो फिर आपको प्रतिध्वनि या अपनी इको नहीं सुनाई पड़ेगी। ठीक है, इको समझते हैं ना, टकरा के आपकी ही आवाज़ का वापस आना। आगे है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? हाँ, ये क्वेश्चन, इसको भी समझ लीजिए। कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं लिखा रहेगा 332 मीटर पर सेकेंड, कहीं 316 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका रीज़न बताते हैं। तापमान होता है ना, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है या घटता है, वैसे ही क्या होता है, ध्वनि के वेग में परिवर्तन होता है। अब जैसे कि तापमान 0 डिग्री पर, आगे लिखा होगा, आपको दिखाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी लिखी है? 331। ऑक्सीजन में 316। और ये नॉर्मल, आप ऐसे याद रखिएगा, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मतलब तापमान कम हो गया है ना, तो ध्वनि की चाल कितनी है? 331 है, यानी ध्वनि की चाल कम है। और ये जो तापमान है ये साधारण है। लगभग 20 डिग्री तापमान पर कितनी होती है? ये 343 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? अनुरणन, क्या लिखा है, रिवर्सब्रेशन। देखिए इसको सीधे आप समझिए, अनुरणन कुछ तो लिखा हुआ है, हिंदी नहीं समझ। रिवर्बरेशन, इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते हैं या बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं, वहाँ पे जब ध्वनि कहीं पे बज रही होती है, कोई साउंड बज रहा होता है, तो वो कई बार टकराती है। वहाँ के जो दरवाजे होंगे, दीवार होगी, तो जब कई बार टकराते हैं ना, तो जब वो साउंड बंद भी हो जाता है तो उसके थोड़ी देर तक थोड़ा वो गूंजता है कि हाँ ये बज रहा था। इको और ये बस थोड़ा ही अंतर होता है। इको में क्या होता है कि एक बार ही टकरा के आवाज़ आपके पास आ जाती है। प्रतिध्वनि में क्या होता है
एक बार आपने बोला अपना नाम, ऐसे पहाड़ पे खड़े हुए कहीं पे भी आपने एक बार अपना नाम बोला और वापस से आपको अपना नाम सुनाई देगा एक बार में ही, ठीक है। लेकिन ये जो होता है रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन में क्या होता है, कई बार चीज़ें टकराती, चीज़ें नहीं सॉरी, जो अपनी साउंड है, जो आपकी साउंड है वो कई बार टकराएगी, और जब वो कई बार टकराएगी तो वो थोड़ी देर तक वही गूंजती रहती है, अगर वहाँ पे साउंड बंद भी कर दिया जाए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे ये आपके सिलेबस का है नहीं, समझने के लिए समझ लीजिए, ठीक है। लिखा है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण क्या है, बताइए क्या हो सकता है। चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। आप जानते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, माध्यम की, है ना। हमें ध्वनि कैसे सुनाई पड़ती है, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, और वायुमंडल में छोटे छोटे कण हैं, उन्हीं से टकरा के कंपन करते हुए तो ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन चंद्रमा में वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए क्या लिखा है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आपने पढ़ा होगा ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं करती है, निर्वात में नहीं करती है। सही है। तो वहाँ निर्वात जैसी हो जाएगी, वहाँ पे क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। लिखा है वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी आप जो जानते हैं, अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं सोनोग्राफी को। ये पढ़ाया हुआ है कि जब अल्ट्रासाउंड होता है तो कौन सी ध्वनियों का यूज होता है, पराश्रव्य ध्वनियों का, श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य, ऐसे कुछ ध्वनियाँ पढ़ाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। कितनी, 45 डेसिबल की, ठीक है। लिखा है चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए लिखा है वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ कैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि, इसमें पराध्वनि लिखा हुआ है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं कि हमें किधर को जाना है, और फिर अपना शिकार ढूंढ लेते हैं, ठीक है। नीचे लिखा है टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगेन ये सिलेबस से आपके बाहर है, पर याद कर लीजिए ऐसे ही। जो आपका टीवी रिमोट होता है उससे भी तरंगे निकलती हैं, तभी तो टीवी में ऑन करते हैं तो टीवी ऑन हो जाती है, ठीक है। इस पे होती हैं रेडियो तरंगे। चलिए ये आपके बुक में भी है। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल, तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल, तभी देखिए WHO ने बोला है कितनी सही है अपने लिए, 45 डेसिबल ही। तेज संगीत या फिर शोर, शोर कितना हो जाएगा, 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट बहुत धीमी होती है तो 10 से 20 डेसिबल। सायरन या पुलिस और एम्बुलेंस का जो सायरन होता है काफ़ी तेज़ सुनाई देता है ना, वो है 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान, जो भी हम लोगों ने ऊपर सुपरसोनिक पढ़े थे, उससे भी ज़्यादा होती है, उसमें कितना है 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक या कारखानों में 100 से 120 डेसिबल, ठीक है। ये आपके बुक में भी है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवरक्त विकरण ये नहीं है आपके सिलेबस में, आगे ये भी नहीं है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। चलिए, जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे कम ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होगी, फिर उससे ज़्यादा किस में होगी, फिर अगेन सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो बताइए, अच्छा ठोस में सबसे कम रहती है कि गैस में कि लिक्विड द्रव में, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट में लिख के, लेकिन बताना पड़ेगा। चलिए मैं ही बताती हूँ। लिखा है, हाँ हमने पढ़ा हुआ है, ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है ना ध्वनि की चाल, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, द्रव के थोड़े से दूर रहते हैं और गैस के बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, और माध्यम के कण जिसमें ज़्यादा रहेंगे उसमें ध्वनि की आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये चीज़ आपकी बुक में भी है। तो सबसे कम किस में रहेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, गैस है। उससे ज़्यादा जल में, ये लिक्विड आ जाएगा, और फिर लोहा, लोहा क्या हो जाएगा हमारा, ठोस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह रहेगा, सबसे कम ध्वनि की चाल सबसे कम किस में रहेगी, नाइट्रोजन में, बहुत धीमी सुनाई पड़ेगी। जल में उससे थोड़ा तेज़ सुनाई पड़ेगी लेकिन धीमी ही होगी। आप पानी के अंदर ऐसे बोलो तो बहुत कम आवाज़ सुनाई देगी। और लोहे में
सबसे ज़्यादा। ठीक, चलिए, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम है। अच्छा, अब ये आप बताएंगे कि सही लिखा है या गलत लिखा है। हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। पर अभी आप लोग इस पे लिख के बताएंगे मुझे कमेंट पे कि ये वाला विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम, इसमें बोला गया है ठोस में सबसे कम होती है, द्रव में उससे ज़्यादा और गैस में उससे ज़्यादा। तो ये आप बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। चलिए ये समझ लीजिए। लिखा है तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी तापमान बढ़ेगा ना तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। अगर तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए कैसे, आप जानते हैं कि जब हवा होती है, जो वायु होती है, वो गर्म करने पर क्या होती है, ऊपर उठती है। उसके कण बहुत जल्दी जल्दी गति करते हैं, ये पता है ना। जब अगर तापमान बढ़ रहा है, ज़ीरो से पहले ज़ीरो है तो कम है, अभी कितना हो गया, मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो तापमान बढ़ गया ना, बढ़ गया तो क्या होगा, जो वायु के कण होंगे उन कणों में बहुत तेज़ी आ जाएगी, वो बहुत जल्दी जल्दी कंपन करेंगे। और जो ध्वनि होती है उसको चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, माध्यम के कणों की। तो ध्वनि की चाल भी उन्हीं के साथ जल्दी जल्दी टकरा टकरा के चलेगी ना, है ना। तो तापमान जब बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए आप देखिए अंतर देखिए, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी दी है, 343, क्योंकि 20 डिग्री ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा। ये जो 0 डिग्री लिखा हुआ है, 0 डिग्री कितना है, 331, कहीं कहीं 332 भी होता है। अब यहाँ पे तापमान कम है तो ध्वनि की चाल कम, क्योंकि जो उसके कण होंगे, वायु के माध्यम के जो कण हैं वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, तो यहाँ पे चाल भी कैसी हो गई, कम। लेकिन अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो माध्यम के कणों की चाल बढ़ जाएगी। अब जब माध्यम के कणों की चाल बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं, ये चीज़ इससे क्लियर हो गई होगी कि अलग अलग क्यों दिया रहता है। लिखा है तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेग मतलब चाल, ठीक है, वही चीज़ याद रखिएगा। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है और तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, लिखा है ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है, निर्वात से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि आपके बुक में भी है, आ सकता है। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती, किससे नहीं गुजर सकती, निर्वात से नहीं गुजर सकती। लिखा है ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैसों दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। हाँ, हमने पढ़ा है, दोनों में गमन कर सकती है, द्रवों में भी गमन कर सकती है। तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक, धातुओं में कैसा होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। जो अभी क्वेश्चन पूछा है उसी से है, ये क्वेश्चन गलत है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल का क्रम, अब आपको बताना है क्यों गलत है। ठीक है, धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के परावर्तन पर। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको लगे कि बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, आप स्पीड बढ़ा के देखा करिए, अपना टाइम बचाइए। ज़रूरी नहीं कि आप आराम से देख रहे हैं फिर बहुत टाइम हो जाता है। इतना पढ़ाते पढ़ाते, एक सेकेंड, इतना पढ़ाते पढ़ाते कितना टाइम हो गया, 13 मिनट हो गए। आपको बढ़ा के देखना है, आप 2x की स्पीड लगाइए या 1.5 की स्पीड लगा के फिर देख लिया करिए। ठीक है, अब ज़्यादा तेज तेज तो नहीं बोल सकते, इसलिए आराम आराम से बोलते हैं। आप अपनी स्पीड बढ़ा के अपना टाइम बचा के देखिए। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर समझ में ना आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन याद ज़रूर कर लेना सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, ध्वनि के परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि स्टेथोस्कोप क्या होता है। वो जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, वो आपके ऐसे हर्ट के पास लगाते हैं ना, तो हर्ट से क्या आवाज़ आती है, वो टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है और कहाँ तक सुनाई पड़ती है, आपके कानों में आके सुनाई पड़ती है। ठीक है, लिखा है एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। एक इको, इको मतलब ध्वनि। ठीक है, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन करेंगे, ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, ध्रुवण। चलिए आपके सिलेबस से बाहर है, ये तो है, लेकिन ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। आवृत्ति अधिक तो
तारत्व कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। ठीक है, आवृत्ति कम तो तारत्व कम। चलिए, अच्छा, प्रबलता, प्रबलता किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर देंगे आप लोग, कमेंट पे लिख के दीजिएगा, पता चलेगा कौन पढ़ रहा है। प्रबलता बताया ना किस पर निर्भर करता है, लिख के बताइएगा, और फॉर्मूला भी लिखा है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि वही जो ध्वनि टकरा के आती है, तो टकराने को भी क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। आगे है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी एकदम याद कर लीजिएगा, आएगा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये भी ठीक है, ये तो आपको याद भी हो गया होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कौन कौन सुन सकता है? कुत्ते सुन सकते हैं, डॉल्फिन सुन सकती है, चमगादड़ सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ध्वनि की चाल दी हुई है, ठोसों में ज़्यादा होती है, तो देखिए एल्यूमिनियम में 6,000 कुछ है, स्टील में थोड़ा कम है, लोहे में बराबर ही है, स्टील के बराबर, कांच में और कम हो गई, वायु में कितनी, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वायु पे तो 331, ऑक्सीजन है उसमें वायु में तो 316, हाइड्रोजन में फिर से बढ़ गई, समुद्री जल में इतनी है। फिर भी देखिए जल का और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन कीजिए, ठोसों में ज़्यादा है, द्रवों में कम है। ठीक है, और सबसे क्रम वायु में। चलिए, अच्छा, ये लिखा है, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं का तारत्व तो अधिक होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। अब नीचे आते हैं।